हेलो फ्रेंड, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, साइंस का स्पेशल जो है आपका 2000 प्लस क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। सेकंड ये आपका पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि आपको मैं यहाँ पे 2000 प्लस में क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके पहले वाला फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि मैंने आपको 600 क्वेश्चन में कराया था, ठीक। और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें कि मैं आपको यहाँ पे 500 और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी रेस्ट जो होगा आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट वाला। और आज मैं सेकंड कराने वाला हूँ जहाँ पे 500 क्वेश्चन साइंस के जो कि पूछे हुए सवाल है, ठीक है। तो वन लाइनर में आप लोग के लिए लाओ ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ को कैसे खरीदेंगे? पीडीएफ को खरीदने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल करना है कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे 7903764562 पर आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको साइंस वाली जो स्पेशल पीडीएफ है 2000 प्लस क्वेश्चन की 75 रुपये में आपको मिल जाएगी। जिनको जीके, स्टैटिक जीके, साइंस वाली अगर पीडीएफ चाहिए जहाँ पे 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है, 150 रुपये में मिल रहा है। और 2024 वाले जिनको करंट अफेयर्स चाहिए वो 70 रुपये पे करके लेंगे, जिसमें कि आपको करंट अफेयर 2023 भी इंक्लूड मिलेगा पीडीएफ। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल देखिएगा, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले, अगर झरने से पानी गिर रहा है तो पत्थर से टकराने से पहले, ठीक है, पत्थर से टकराने से पहले उनमें कौन सी एनर्जी होगी, कौन सी ऊर्जा होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है। दूसरा अगर सवाल इसी तरह से अगर पूछा जाए कि ठीक पत्थर के टकराने पर, ये तो पत्थर से टकराने से पहले, अगर पत्थर से टकराने पर, पत्थर से टकराने के बाद या टकराने पर उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसमें आपका उष्मा ऊर्जा होगा, जिसको घर्षण ऊर्जा भी कहते हैं या उष्मा ऊर्जा कहते हैं, ठीक। दोनों सवाल अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर के पर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए दोनों सवाल अलग है। गिरता है, टकराने के बाद उसमें कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा? उसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। लेकिन उसके बाद ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पूछा, क्या ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है? तो आपका जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। फिर आगे सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल क्या है कि स्टील को जंग रोधी बनाते हैं, कौन बनाते हैं? क्रोमियम आपको बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा तो आप क्रोमियम टिक करिएगा, अगर नहीं रहा तो आप सेकंड नंबर पे आप कार्बन पे भी टिक कर सकते हैं। नहीं रहने पर सेकंड ऑप्शन वाला, फर्स्ट पे आपका क्रोमियम होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टील को कठोर बनाता है कौन, किसको मिलाने पर? तो कार्बन को मिलाने पर स्टील जो है कठोर बनता है। फिर बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल का जो सूत्र होता है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी। इसको बस इस तरह से याद रखिएगा, एग्जाम में इस पर सवाल भी आ सकता है या फिर ज़्यादातर देखा जाएगा केसेस में कि आपको इससे फार्मूला आपको टिक करना रहेगा आंसर में। चलिए फिर क्या है यहाँ पे देखिए, सवाल क्या है कि कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है। 1 मीटर से ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और 36 सेंटीमीटर क्या होता है, ये उछलता है। तो प्रत्यास्था जो है, प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होगा? तो प्रत्यास्था गुणांक का मान होगा 0.6। कैसे होगा? तो आपका प्रत्यास्था जो गुणांक होगा इक्वल टू, आपको करना है इक्वल टू जो होगा वैल्यू आपका छोटा वाला यहाँ पे देख रहे होंगे, देखने से तो ये ठीक है, अगर मीटर में है लिखा हुआ, लेकिन अगर देखा जाए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही चीज़ है। तो छोटा वाला वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, बड़ा वाला वैल्यू को नीचे लिखेंगे, अंडर रूट करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स कि छोटा ऊपर बड़ा वाला नीचे वैल्यू करेंगे, आपको 0.6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि जो वेंटिलेटर देखे होंगे, संवातक जिसको कहते हैं, संवातक या वेंटिलेटर, आपने घर देखा होगा, ठीक है। आपने जब घर देखा होगा तो यहाँ पे क्या छोटा सा देखे होंगे वेंटिलेटर, खिड़की तो होती है ना, खिड़की तो होती है, लेकिन यहाँ पे जाली भी होता है ना, इसी को कहते हैं वेंटिलेटर। क्या इसी को कहते हैं? वेंटिलेटर। कमरे के छत के निकट लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि कमरे में क्या हो, क्रॉस जो वेंटिलेशन है, जो आपका गर्म हवा ऊपर उठता है वो बाहर निकल जाए, ठीक है, इसलिए तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 है तथा भास्मिकता 2 है, ठीक है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा?
समझिएगा तुल्यांकी भार क्या होगा। तो H2SO4 का अगर आप यहाँ पे अनुभार जो निकालेंगे, H2SO4 का जो अनुभार निकलेगा कुल मिलाकर आपका 98 निकलेगा, ठीक। जैसे हाइड्रोजन का आपका होता है 16, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 और यहाँ पे 2, तो 1:2 हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सल्फर, सल्फर का कितना होता है 16 और ऑक्सीजन का कितना होता है, आपका जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है 8 × 16 और 16 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होता है, 6 4 10 2 12, ठीक है। यहाँ गलत हो गया क्या, सल्फर का 16 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आपका जो होता है 16 चौक 64, ठीक तो है। और अच्छा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है। अच्छा हाइड्रोजन 2 नहीं, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका जो परमाणु संख्या लगभग 2 होता है, तो 2 दूना 4, तो क्या होगा 4 4 8, फिर भी नहीं बात बन रहा है। देखते एक सेकंड कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। नहीं देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे H2SO4 है। अब देखिए हाइड्रोजन का जो है आपका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो तो 2 ही होगा। और यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे मैं एक चीज़ हो रहा तो सल्फर का होता है जो परमाणु संख्या 16 होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, द्रव्यमान होगा वो क्या होगा आपका, ये तो परमाणु संख्या हो गया, द्रव्यमान क्या होगा आपका, वो तो आपका 32 होगा ना, तो 32 यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का आपका जो आपका होगा द्रव्यमान होगा वो कितना होगा आपका 16, लेकिन 4 टाइम से तो 16 छक 64, अब सबको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 98 आएगा। और यहाँ पे भास्मिकता 2 है, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको तुल्यांकी भार निकालना हो तो सिंपल क्या कीजिएगा, जो वैल्यू दिया उसका आप क्या करेंगे, सभी का द्रव्यमान निकाल को ऐड कर लीजिएगा और जितना भास्मिकता दिया उसे 2 से डिवाइड करिएगा, 49 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए फिर क्या है कि सिलिका जेल क्या है, नमी सुखाने वाला पदार्थ। अब आप समझेंगे सिलिका जेल क्या होता है। अक्सर आप जब जूता खरीद के लाते हैं, ठीक है, अगर आप जूता खरीद के जब लाते हैं तो उसमें देखे होंगे कि जूता में क्या, जूता के डब्बा में देखिएगा, जूता के बॉक्स में क्या रहता है, एक छोटा सा पैकेट रहता है, ठीक है, छोटा सा वाइट टाइप का पैकेट होता है, वही क्या होता है सिलिका जेल होता है। आखिर क्यों, इसलिए क्योंकि जो अंदर अगर प्रोडक्ट में आपका जो है उसमें नमी ना खा जाए, इसके लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, ठीक है। माँ के घर में जब बच्चा होता है तो उसको जो भोजन मिलता है उसको किससे मिलता है, जो आपका प्लेसेंटा है उसी से मिलता है ना। नेक्स्ट सवाल है कि रासायनिक बंधन बनाने पर होता क्या, जब भी रासायनिक बंधन बनेगा तो उसमें ऊर्जा सदैव बाहर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा और टिक करके आंसर आइएगा। अब बात करते हैं शुक्राणु, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्पर्म, कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं, ये फीमेल और मेल में, ठीक है, मेल में होता है। और कितना होता है, ये दो होता है, ठीक है, 2 या 1 पेयर में होता है ना, एक जोड़ी में जिसको कहते हैं एक पेयर में होता है, इससे होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 होता है या फिर 1 पेयर में होता है, इसी में क्या बनता है आपका शुक्राणु बनता है वृषण में, इसी को कहते हैं वृषण या इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस से क्या इस्तेमाल करता है। तो जब शराब पीकर अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको जो पुलिस या यातायात पुलिस है आपको रोक कर मुँह में जो लगाता है या उसको चेक करने के लिए वो किसका यूज़ करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रदूषण की जांच। अगर मैं बात करूं प्रदूषण की जांच में किसका उपयोग किया जा सकता है, आपका लाइकेन का जो है, लाइकेन का काम ही है वायु में प्रदूषण को जो है वो चेक करता है, ठीक है। वायु में प्रदूषण को क्या करता है, चेक करता है लाइकेन, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हैलोजन। मैं बात करूँ हैलोजन ग्रुप में कौन सबसे ठोस है, हैलोजन ग्रुप जो होता है आपका, हैलोजन ग्रुप होता है ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा। जिसका क्रम याद रखिएगा, फक्कल बरी ऐसे करके याद रखते हैं आप लोग, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। उसके बाद एस्टेटिन, ठीक है, एस्टेटिन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ठोस होता है वो कौन होता है, आयोडीन होता है और एस्टेटिन, ये 2 होता है, वो क्या होता है ठोस रूप में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार तो करता है अवतल लेंस की तरह, लेकिन वो दिखता कैसा, उत्तल लेंस की तरह। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा, 0.5 मोल का आयतन क्या होगा, 11.2 लीटर होगा। क्यों, कैसे, अगर 1 मोल का वैल्यू जो होता है 22.4 होता है, यहाँ पे क्या लिखा 0.5 को क्या कहते हैं, हाफ मीन्स कि आधा। तो इसका हम क्या करते हैं, 1 मोल का अगर वैल्यू है 22.4 लीटर, तो इसका यहाँ बोला आधा मोल ना, क्या बोला हाफ मोल, मीन्स कि 1 नहीं, हाफ मोल का वैल्यू क्या होगा, इसका आधा कर दीजिएगा तो 11 दशमलव आपका 2 लीटर होगा, ठीक है। चलिए
फिर आगे बढ़ते इसी तरह सेम सवाल है, जैसे यहाँ पे था ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा। अब 1 मोल का वैल्यू 22.6 होगा, तो 6 का क्या होगा, 6 गुने 22.4 कर लेंगे, आंसर 134.4 लीटर आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल में, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन करता है। सबसे अधिक प्रयोग तथा सबसे कम प्रदूषण में किसका उपयोग किया जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का, कंबाइन जो है कंप्रेस नेचुरल गैस का। ठीक है, किसका यूज़ होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज़ होता है, सबसे अधिक प्रयोग होता है, सबसे कम प्रदूषण होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, इसके लिए टिक कर लीजिएगा। ध्वनि का जो पिच होता है, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है, या जिसको कहते हैं तारत्व, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि का पिच या तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। और ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। तीव्रता बोले तो आयाम, तारत्व बोले तो आवृत्ति, दोनों बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगा, उनके हाथ में गिरेगा। चलिए, दो निकायों के बीच उष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करता है तापमान में अंतर के कारण। जहाँ उष्मा पूछेगा तो क्या, टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण। विद्युत धारा में अगर इस सवाल इसी तरह को विद्युत धारा में पूछ लिया जाए तो विद्युत धारा में होगा विभव में अंतर के कारण। ठीक है, दो निकायों के बीच अगर बात हो रही विद्युत धारा का, अगर बात करें विद्युत धारा के प्रभाव में बात होगा तो विभव में अंतर के कारण। द्रव में पूछेगा तो स्तर में अंतर के कारण। गैस में पूछेगा तो घनत्व में अंतर के कारण। ठीक है, तो दो निकायों के बीच उष्मा अगर पूछेगा तो तापमान, विद्युत धारा पूछेगा तो विभव, द्रव पूछे तो स्तर में अंतर के कारण, और गैस में घनत्व। ठीक है, घनत्व। तो चलिए नेक्स्ट सवाल और भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम और बाएं हाथ नियम। इससे सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है, बार बार पूछा है, कई बार नहीं बार बार भी पूछा है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है, पहले बात जनरेटर के लिए काम करता है। दाएं हाथ से जनरेटर चलाने के लिए ताकत ज़्यादा लगता है, इस तरह से ट्रिक याद करिए, जनरेटर यूज़ करेंगे। और जनरेटर जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल द्वारा। और अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का बात करें, नियम किस पर कार्य करता है, मोटर पे। मोटर को तो एक स्विच ऑन करेंगे, मोटर जल जाता है, ऐसे करके लेफ्ट से भी काम चल जाएगा, तो ऐसे ट्रिक करके याद करिएगा। तो जनरेटर बोलेगा तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम, बाएं हाथ नियम मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गाढ़े द्रव या शांत द्रव में श्यानता कैसी होती है, अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम शहद की बात करें, ठीक है, अगर शहद ले लें तो इसकी जो श्यानता होती है सबसे अधिक होती है। अगर पानी की तुलना में कर लिया जाए तो शहद का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है विस्कोसिटी। बात करते हैं पतले द्रव में या जल की मैं बात करूँ, श्यानता क्या होती है, कम होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं श्यानता को विस्कोसिटी कहते हैं, याद रखिएगा। अब ये ब्लबर क्या है, सघन वसा की परत को कहते हैं, सघन वसा की परत को कहते हैं क्या, ब्लबर कहते हैं। सघन वसा की जो होता है ब्लबर क्या होता है, सघन वसा की परत होता है। ये अक्सर ऊँट जो होता है, ठीक है, ऊँट के जो कुबड़ होता है ना, ऊँट के जो कुबड़ होता है उसमें ये पाया जाता है, याद रखिएगा, ऊँट के कुबड़ में ये पाया जाता है ये, ताकि वो काफ़ी दिन तक अपना जो भोजन ना भी करेगा तो उससे एनर्जी वो ले सकता है। फिर बात करते हैं, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा। आवृत्ति इक्वल टू क्या होगा, 1/t होता है। अब 1 का वैल्यू यहाँ पे मतलब कि दोलन से है, कितना दोलन किया, 20 दोलन। समय t अर्थात टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। 10 से जब भाग देंगे तो 2 बार कटेगा, तो क्या होगा, 20 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस से ही सवाल है। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको लगभग यहाँ पे दूसरा ये न्यूमेरिकल याद रखिएगा। न्यूमेरिकल कितना हो गया, यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका यहाँ पे लोलक से हो गया, ठीक है, यहाँ फार्मूला नोट करके रखिएगा। फार्मूला मैंने लिख दिया कि n = 1/t होता है, और इसी पर आधारित ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, टिक करके आइएगा। सेम सवाल वही चीज़ है कि 10 सेकंड में 50 दोलन होता है, तो आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति फिर से पूछा है, n = 1/t। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ दोलन को, दोलन 50 हो गया, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, तो आप डिवाइड करेंगे तो 5 हर्ज होता है। और हर्ज क्या, ये आवृत्ति की मात्रक भी होता है। हर्ज क्या है, आवृत्ति का मात्रक है, ये भी नोट करके रखिएगा। चलिए, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब यहाँ पे देखेंगे दो शीर्षों के बीच की जो दूरी है ना, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए,
अगर इस तरह से अगर आपका जा रहा है, ठीक है, वेव इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर ये जो है आपका स्ट्रिंग है, ये आपका गर्थ है। तो दो जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, दो स्ट्रिंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। तो पूछा है यदि दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर बोलेगा तो 10 सेंटीमीटर और मीटर में बोलेगा तो 0.01 मीटर होगा। तो दो गर्त की बात कर लिया जाए, दो स्ट्रिंग की बात कर ली जाए, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। और जितना दूरी होगा वो तरंगदैर्घ्य के बराबर होगा। अब दूरी अगर 10 है तो तरंगदैर्घ्य भी तो 10 ही होगा ना, ठीक है। चलिए, इसी तरह का सवाल है कि एक स्ट्रिंग की बात हो रही है, एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी, एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी जो पूछा गया है 5 सेंटीमीटर है। तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, तो 5 और 5 दोनों मिलकर क्या होगा, ऐड होगा, एक स्ट्रिंग और एक गर्त, ठीक है, एक स्ट्रिंग और एक गर्त। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग और एक गर्त मिलकर 5 5 10 हो जाएगा, 5 इधर का और 5 इधर का, कितना हो गया 10। और ये दोनों मिलकर क्या बनता है, तरंगदैर्घ्य तो बोलते हैं, लैम्डा जिसको बोलते हैं। तो अभी मैंने जैसा बताया था कि 10 अगर इसका पूरा का वैल्यू था तो तरंगदैर्घ्य भी 10 था, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिंग और एक गर्त अर्थात क्या हो गया, दोनों मिलकर तो फिर से या तो एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग या दो गर्त के बीच की दूरी के बराबर ही तो होगा, वो वैल्यू 10 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा, ठीक है। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किण्वन क्रिया में आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न होता है। टिकर का एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है सवाल है। फिर बात हो रहा है फ्यूज तार की रेटिंग जो होती है, या उसमें जो निर्धारण होता है किसमें व्यक्त किया जाता है, फ्यूज तार की जो रेटिंग होती है एम्पियर में निर्धारित किया जाता है। धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, धारा का मात्रक ही तो होता है एम्पियर, ठीक है। फ्यूज तार का मिश्रण होता है, किसके मिश्रण से बना होता है, टीन प्लस लेड का बना होता है ना, टीन प्लस लेड का बना होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। और ये भी पूछ लिया गया कि जो इसमें होता है कि हाई रेसिस्टेंट, उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, और क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, निम्न जो होता है गलनांक होता है, इसका निम्न गलनांक होता है। तो दोनों बातें याद रखिएगा, हाई रेसिस्टेंस प्लस लो मेल्टिंग पॉइंट किसका, आपका फ्यूज का होता है। चलिए, पीतल का मिश्र धातु किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का होता है, जिसमें 70% कॉपर होता है, जिंक होता है 30%। कांसा होता है, कांसा किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टीन का होता है, 90% कॉपर 10% टीन होता है। लेड गैस को क्या कहते हैं, गैलेना कहते हैं, और टीन गैस को कहते हैं केसी टेराइट कहते हैं, पारा गैस को सिनेबार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, वह तत्व जो ना तो ऑक्सीकारक है और ना ही अपकारक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिएगा, इसका वैसे तत्व ना तो ऑक्सीकारक है ना अवकारक, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहते हैं 1s2 2s2 2p6। अगर सबका वैल्यू पुट ऐड करेंगे तो 6 2 8 2 10, मतलब क्या हो गया, ये आपका नियॉन का हो गया वैल्यू 10, और 10 का होता है जिसका बाहरी संख्या, देख रहे हैं, जिसकी बाहरी संख्या जिसके बाद हम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा आपका ना तो ऑक्सीकारक होगा ना अवकारक होगा। तो अगर देखा जाए नियॉन, ये है क्या, ये एक अक्रिय तो गैस है ना, ये अक्रिय गैस या नोबल गैस ही तो कहते हैं। तो जितना भी अक्रिय गैस है वो आपका क्या, बातम कक्षा में तो 8 ही वैल्यू होता है, तो जितना भी अक्रिय गैस होगा वो आपका क्या होगा, ना तो ऑक्सीकारक होगा ना अवकारक होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन आपका क्या है, एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया जिसको कहते हैं हिंदी में उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बेकिंग पाउडर, देखिए अब अगर बात करें सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं कि खाने वाला सोडा तो कहते हैं, ठीक है। सोडियम होता है, ठीक है, Na, यहाँ पे ठीक कीजिएगा, NaHCO3, ये हो गया आपका सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं ना, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अगर इसमें टार्टिक अम्ल होगा तो बेकिंग पाउडर कहलाएगा, और नहीं तो खाने वाला सोडा ही कहते हैं सिर्फ इसको, ठीक है। फिर धावन सोडा का जो सूत्र होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ये भी ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। ये सोडियम कार्बोनेट का, धोने वाला सोडा का है, और ये आपका खाने वाला सोडा है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो खाने वाला सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी मैंने बताया था, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तांबे की चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा, इसका व्यास बढ़ेगा। मशीन की क्षमता किसमें व्यक्त किया जाता है, किलोवाट में, और बड़े मशीन की क्षमता मेगावाट में। बैटरी हो गया, फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, MCB हो गया, इसकी क्षमता किसमें व्यक्त किया जाता है, एम्पियर आवर में या फिर वाट आवर में। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा, आप एम्पियर आवर टिक कीजिएगा, नहीं तो सेकंड आवर में आप वाट आवर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1 किलोवाट आवर
1 किलोवाट आवर की अगर मैं बात करूँ, इसका जो वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, या 36 इंटू 10⁻5 जूल भी इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। फिर क्या है वर्क, वर्क या जिसको कहते हैं कार्य कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस होता है। फोर्स इंटू एस का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, एस का मतलब यहाँ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। विस्थापन इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन, ठीक है। तो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे होगा आपका, ध्यान रखिएगा कार्य शून्य कब होगा, सवाल ये भी आता है ना कि वर्क आपका शून्य कब होगा, या तो कॉस थीटा का वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ज़ीरो तो होता है, वो ज़ीरो होता है। अगर ये ज़ीरो होगा तो वर्क भी ज़ीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो भी वर्क ज़ीरो होगा, और अगर यदि फोर्स ज़ीरो हुआ तो भी वर्क ज़ीरो होगा। तीनों कंडीशन में कोई एक भी ज़ीरो हो गया तो क्या कार्य का मतलब होता है शून्य हो जाता है, ठीक है। करण मान लिया कि एग्जाम्पल पे मैंने यहाँ समझाया कि अगर कोई लड़का है जिसका नाम करण है, वो 10 kg का भार लेकर खड़ा है, वो सिर्फ खड़ा है, ठीक है, वो स्ट्रेट खड़ा है, तब क्या होगा, वो तो 90 डिग्री का ही एंगल पे खड़ा, इस तरह से खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बराबर क्या होगा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब कार्य शून्य होगा। लेकिन करंट 4 किलोमीटर चलता है तो ये कार्य होगा, मतलब अगर करंट चल रहा है कोई वस्तु को लेकर तो ऑब्वियस सी बात है कोई सीधा एकदम नहीं चलेगा, कोई भी चीज़ भारी वस्तु लेकर हमेशा थोड़ा सा आदमी कर्व ऐसे चलता है, तो कुछ ना कुछ थीटा का मान तो होगा। अब जब थीटा का मान कुछ होगा तो वहाँ पे कार्य होगा। एक कुली बस से किसी कार तक वजन ले जाता है तब भी कार्य होगा 4 किलोमीटर से चल रहा है तो भी, और अगर कुछ वजन लेकर जा रहा है तब भी कार्य क्या होगा, कुछ तो हो रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता। देखिए कार्य करने की क्षमता को कहते क्या है, अगर क्षमता होगा तो ऊर्जा कहलाएगा और दर होगा तो शक्ति कहलाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होगा, जो कि उसका रिलेशन बनाता है p²/2m के बराबर होता है ना। काइनेटिक एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ये रिलेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कई बार फार्मूला इस पर या इस पर वैल्यू पुट करके भी आंसर लाया जा सकता है, तो न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर वेग दुगना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर वेग दुगना हो जाए, ये वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी दुगना कर दिया जाए तो वेग तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 4 गुना होगा, ये भी काफ़ी बार सवाल आ चुका है। अगर संवेग दुगना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी आधा होता है, दोनों इसी रिलेशन पे आधारित है, इसलिए दोनों बात रट लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आगे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक पेंडुलम का झूलना, ये क्या करता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। जब आप घड़ी देखे होंगे, ठीक है, अगर आप घड़ी देखे होंगे, ये घड़ी देखे होंगे और इस का घड़ी में क्या लगा रहता है, यहाँ पे घंटा लगा होता है, तो देखते होंगे ये जो पेंडुलम की तरह काम करता है वो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर बात कर ले फ्यूज़, फ्यूज़ का काम क्या है, परिपथ में जुड़े अन्य उपकरणों को बचाता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्यूज को फ्यूज को ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, एफ से हो गया फ्यूज और एस से इसको सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए होता है, और श्रृंखला जो होता है कैसा होता है, एमीटर को IAS लिखते हैं ना ऐसे करके ट्रिक, तो आई से तो धारा हो गया, एम्पियर का हो गया, और आपका यहाँ पे होगा एमीटर हो गया, धारा को जोड़ेंगे एमीटर में, कैसे एस से होगा श्रेणी, इसको श्रृंखला क्रम या श्रेणी क्रम जिसको कहते हैं उसमें सीरीज इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं सीरीज या आपका श्रृंखला या श्रेणी कहते हैं, उसमें जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर होता है छोटे विद्युत प्रवाह तथा वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगा जाता है, और इसको भी श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है, GSLV करके याद रखिएगा। GSLV क्या आता है, रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल होता है जो ऊपर की ओर ले जाता है, ये पॉजिटिव में काम करता है, इसलिए जो होता है ध्यान रखिएगा, G से हो गया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हो गया, S से हो गया आपका श्रृंखला, है ना, सीरीज या श्रृंखला में याद रखिएगा। चलिए लॉन्ग है तो प्लस ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वोल्ट मीटर, परिपथ में जो होता है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, इसे पैरेलल में जोड़ा जाता है, जिससे ट्रिक से याद रखें VIP, V से वोल्ट मीटर और P से पैरेलल याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, या कॉपर सल्फेट को नीलात होता भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CuSO4 × 5S2 होता है। जिंक सल्फेट को उजलात होता कहा जाता है, ZnSO4 × 7S2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है फॉर्मूला CaSO4 × ½ S2 होता है। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट जिसको कहते हैं CaSO4 × जो होता है 2S2 होता है, याद रखिएगा। तो अगर बात कर लिया जाए जिप्सम, यहाँ पे जिप्सम का फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। धावन सोडा का फार्मूला जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये रट लीजिएगा, जो यहाँ पे 6-7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात हो रहा है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, इसको दूर करने का उपाय है। और दूर दृष्टि अगर हो जाए तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि अगर दोष हो जाए तो उसमें कौन सा आप लेंस का उपयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का। और एस्टिग्मैटिज्म, अगर आंखों का जो दोष है जिसको कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म, इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, इसको ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये चारों बातें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर सवाल आता है, रेत तथा चीनी कैसा मिश्रण है, विजातीय मिश्रण है। और पानी तथा चीनी कैसा, सजातीय मिश्रण है। तो मिश्रण से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। रेत प्लस चीनी कैसा मिश्रण है, सजातीय है विजातीय है, टिक करके आइए विजातीय है। अब आते हैं कोलाइडी की बात करते हैं। कोलाइडी विलयन का उदाहरण देखिए, कोलाइडी विलयन क्या है, दूध एवं जो है आपका कोलाइडी विलयन है। निलंबन क्या है, सस्पेंशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। नाले का पानी जो होता है सस्पेंशन या निलंबन कहलाता है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर आधारित था, ठीक है। डाल्टन का सिद्धांत किस पर, रासायनिक संयोजन पे था। और पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितना अणु होता है। एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। एक मोल में जितना भी होगा, चाहे वो कार्बन हो कुछ भी हो, एक मोल में जो वैल्यू होगा वही होगा। आयरन के एक मोल में वही वैल्यू होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। चाहे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, आयरन हो, कुछ भी हो, आपका जो वैल्यू होगा एक मोल में वही होगा। जल के आधा मोल में अगर आधा बोल दिया जाए तो इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा करिएगा तो 3 इंटू 10⁻23 होगा। तत्व तथा यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है, और तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु हो गया तत्व का सूक्ष्मतम कण, और अणु होता है तत्व प्लस यौगिक का सूक्ष्मतम कण। फिर आते हैं उत्पादन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, ठोस से गैस में परिवर्तन होता है सब्लिमेशन में। और एक होता है यहाँ पे और देखिएगा जैसे कि एग्जाम्पल में कपूर हो गया, गंधक हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनिया। ये 5-6 नाम याद रखिएगा जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होगा, ठोस से गैस में। तो सवाल ये भी होगा कि गैस से ठोस में परिवर्तन भी तो हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं या डी सब्लिमेशन कहते हैं। गैस से ठोस में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल में वायुमंडल में जलवाष्प सीधे बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, DJI करके याद रखिएगा, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है। ये तीनों पार्ट ध्यान रखिएगा होता है। आंतरिक गति निर्धारित करता है कौन, शरीर की आंतरिक गति निर्धारित करता है हार्ट या हृदय जिसको कहते हैं। इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन प्रक्रिया के एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज जाइगोट का जुड़ना कहलाता है, या जिसको कहते हैं यूनियन ऑफ फीमेल गैमेट्स। अब यहाँ पे जाइगोट का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ फीमेल गैमेट्स जिसमें कि एग या जिसको कहते हैं ओवम विद मेल गैमेट्स जिसको कहते हैं स्पर्म, है ना। तो कहने के बाद एग जो होता है किससे मिलेगा, स्पर्म से मिलेगा, तो क्या बनेगा आपका जाइगोट बनेगा, है ना। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मैलेबिलिटी, ठीक है। मैलेबिलिटी क्या है, या जिसको कहते हैं हिंदी में अगाध वर्धनीयता क्या है, मैलेबिलिटी क्या है, या अच्छा इसमें सबसे अधिक किस में होती है, पहले ये जान लीजिए और इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे अधिक होती है प्लैटिनम की, ये प्लैटिनम हो गया, ये हो गया आपका सोना, ये हो गया आपका चांदी, और बाकी ये तो आपका कॉपर हो गया, तांबा, है ना। फिर तांबा हो गया, बाकी अल्मोनियम, ये तो आप जान रहे हैं। और ये हो गया प्लैटिनम, है ना, ये हो गया प्लैटिनम। तो सबसे जो ज़्यादा होता है अगाध वर्धनीयता जिसको कहते हैं मैलेबिलिटी, वो होता है आपका प्लैटिनम में। फिर होता है सोना का, फिर होता है चांदी का, फिर कॉपर का, एल्युमिनियम का। और ये मैलेबिलिटी है क्या, मैलेबिलिटी का मतलब धातु को चादर की तरह पीट कर अगर आप उसको चादर की तरह बना देते हैं तो वो कहलाता है आपका मैलेबिलिटी कहलाता है। और सबसे ज़्यादा प्लैटिनम है जिसको पीट कर आप पतला है ना पेपर की तरह एक सीट की तरह बना सकते हैं। फिर बात करते हैं डक्टाइल। डक्टाइल क्या है, ये धातु को गलाकर तार जैसा, अगर धातु को गलाए तो एक पतला सा बहुत लंबा धागे जैसे इसको बनाया जा सकता है, इसको कहते हैं डक्टाइल। अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी उसमें,
अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा कौन सी दो ऊर्जा से मिलकर बनती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, कोई भी वस्तु होगा तो पहले तो जहाँ पे स्थिर होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, जब वो गति करेगा तो उसमें कौन सी गति आ उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो दोनों मिलकर बन जाता है यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई या जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर। कैसे, तो इसका फॉर्मूला ही रख लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि जड़त्व का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर। एम जहाँ पे होता है आपका क्या, द्रव्यमान होता है, m क्या होता है आपका द्रव्यमान, और r क्या यहाँ पे क्या, वो त्रिज्या। तो फार्मूला से ही पता चल रहा है कि द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका इकाई क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर होगा। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होता है, गति का जड़त्व। ठीक है, विराम के जड़त्व से ज़्यादा होता है गति का जड़त्व। अब गति का 3 नियम जरूर रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, क्योंकि इस पर आपको मिलेगा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और आप चुटकी में इसको सॉल्व कर देंगे। तो जैसे गति का पहला जो नियम होता है, समीकरण को कहते हैं v इक्वल टू यू प्लस टी होता है, जिसमें कि अगर यहाँ पे u को 0 मान लेते हैं और एक्सेलरेशन को 0 मान लेते हैं, तो ये दोनों अगर कट जाए तो क्या वैल्यू बचेगा, v और t। v मतलब वेलोसिटी और t मतलब टाइम, मतलब वेग तथा समय के संबंध को बताता है गति का पहला नियम। बाकी फार्मूला आप उसी तरह याद रखें, v इक्वल टू यू प्लस ई टी इसका फार्मूला होता है ना। फिर एक गति का दूसरा जो समीकरण होता है, इसमें भी सेम u को आप क्या करेंगे और a को अगर 0 करते हैं तो सिर्फ बचेगा स्थिति अर्थात डिस्प्लेसमेंट और समय को का संबंध बताता है। दूसरा जो नियम होता है उसका फार्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। गति का तीसरा नियम होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पे भी अगर आप u और a को 0 मानते हैं तो वेग और विस्थापन का इसमें संबंध मिलता है। ठीक है, तो तीनों सवाल इससे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक स्थिर बल। देखिए तीसरा आपको इस वीडियो का ये तीसरा न्यूमेरिकल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाए तो प्रयुक्त बल का मान ज्ञात करना है। तो आपने पता है यहाँ पे बल का परिभाषा तो आपको पता है, m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है पता है। और आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं आपका होगा इसका डिफरेंस, किसका डिफरेंस, आपका जो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी का अंतर बाई टी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर आप रखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं तो m इंटू वी माइनस यू हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। अब इस पर करना कुछ नहीं है, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका टाइम हो गया जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे और ये आपका एम हो गया। अब करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर 5 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो क्या परिवर्तन होता है, उसमें दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, और फिर क्या है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या बदलता है, उसका वेग बदल जाता है ना। चलिए यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उसे इस गति को क्या कहते हैं, वक्र रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट वाले घड़ी की सुई की गति कौन सी गति कहलाती है, आवृत्ति गति कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है, आवृत्ति गति होती है। समस्थानिक क्या है, आइसोटोप क्या है, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उसको कहते हैं समस्थानिक। कार्बन का अगर यहाँ पे देखते हैं परमाणु संख्या एक जगह 6, एक जगह दोनों जगह 6 है, मतलब परमाणु संख्या समान है, और यहाँ पे द्रव्यमान जो है आपका 12 और 13 मतलब अलग अलग है। ऐसे केस में इसको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और दोनों का न्यूट्रॉन क्या होगा, दोनों का न्यूट्रॉन अगर देखेंगे तो आपका अलग अलग होगा। 12 में से 6 क्या 6, 13 में से 6 क्या यहाँ पे 7, तो न्यूट्रॉन की तो संख्या अलग अलग हो गया। लेकिन आपका जो है यहाँ पे परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, जो परमाणु संख्या वो और प्रोटॉन की संख्या तो समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन संख्या भी अलग अलग है। चलिए यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं किस खोज ने गलत सिद्ध किया, समस्थानिक ने इस चीज़ को गलत किया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ऐसा नहीं है, और इस बात को समस्थानिक ने सिद्ध किया था। ठीक है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं
न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, समस्थानिक बदल जाएगा। अभी मैंने देखा 6 6 12 और 6 13 था। अब न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आएगा 6, इनका डिफरेंस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आएगा 7। तो ऐसे केसेस में देख रहे हैं परमाणु संख्या तो समान है, तो क्या बना, डिफरेंस तो अलग है लेकिन परमाणु संख्या तो समान हो रहा है। तो ऐसे केस कहलाता है समस्थानिक। समस्थानिक में भौतिक अवस्था किसके कारण भिन्न होता है, तो परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान के कारण इसकी भौतिक अवस्था जो होता है परिवर्तित होता है। अगर 3 बिलियन को लेते हैं जिसमें कि एक्स वाई जेड के पीएच जो है क्रम से 2 है, 11 है, 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही में क्रम में व्यवस्थित करना है तो कैसे होगा। देखिए सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे क्या है, 2 है, अर्थात एक्स, यहाँ पे एक्स का जो है क्या है आपका, अगर वैल्यू अगर लेते हैं 10 तो 10 पे क्या आएगा, 10 पे पावर अगर -2 है। वही बात करते हैं यहाँ पे 11 है, अगर 22 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन, इसको थोड़ा अलग कीजिए, हाइड्रोजन आयन का 10 पे पावर -2 यहाँ 2 के लिए, 7 यहाँ पे इसके लिए और 11 यहाँ पे के लिए। तो ये एक्स यहाँ पे लिख लीजिए, ये वाई लिख लीजिए और जेड लिख लीजिए। तो जेड के पास क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 वाले के पास एक्स है, 7 वाले के पास यहाँ पे जेड है और ये वाई है। तो कौन सबसे बड़ा, पहले एक्स वाला बड़ा होगा, पहले एक्स वाला बड़ा होगा, फिर उसके बाद जेड कहाँ गया, ये है जेड वाला बड़ा हो गया, वाई लास्ट में, तो लास्ट वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो जिसका यहाँ पे देख रहे हैं जिसका पावर -2 है तो सबसे कम है तो वही सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा है जो वही कम होगा, ठीक। चलिए, जब पीएच मान 14 की ओर बढ़ता है तो बताता है कि OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, अर्थात वो क्षारीय होगा, है ना। 0 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय और कम होगा तो अम्लीय, है ना। 0 से यहाँ पे बढ़ेंगे आगे, सॉरी इस तरह से नहीं, इस तरह से, अगर 0 से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 7 कर लीजिए, 0 से अगर 7 सॉरी यहाँ पे 7, 0 से 14 इसका पूरा वैल्यू होता है, 0 से 14 इसका पूरा वैल्यू होता है। 7 से आगे बढ़ेंगे तो अम्लीय और 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीय होता है, ठीक है। तो 14 की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्षारीय होगा। फिर कह रहा है कि कौन सा घोल सबसे ज़्यादा अम्लीयता होता है, तो जाहिर सी बात है पीएच मान का वैल्यू तो होता है 0 से 14, कितना होता है 0 से 14, तो सबसे कम वैल्यू 0 का होगा, तो पीएच मान सबसे कम 0 का हो तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीयता इसी का होगा। अब आइए, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, हैचलिंग कहते हैं, कीट के बच्चे को कोल्डलिंग कहते हैं, मछली के बच्चे को फिंगरलिंग कहते हैं, हंस के बच्चे को गोसलिंग कहते हैं। ये रट लीजिएगा, शायद एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। फिर बात करते हैं अक्षीय हड्डी, जिसको कहते हैं एक्सिल बोन, किसे कहते हैं, वो हड्डी जो मेरुदंड से जुड़ा होता है। अक्षीय हड्डी जो आपका मेरुदंड से जुड़ा होता है, याद रखिएगा, बॉडी का जो पार्ट होता है ना, ये पूरा जो होता है ये पार्ट अक्षीय यहाँ पे होता है, हड्डी से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं एक्सिल बोन। फिर बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ये आपको जो कि रक्त के क्लॉटिंग में मदद करता है, और कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन मदद करता है, ध्यान रखना है आपको। और अगर देखिएगा ब्लड प्लेटलेट्स, यहाँ पे ध्यान रखिए, ब्लड प्लेटलेट्स पहले टूटता है किस में, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन में टूटता है, किस में टूटता है, ये प्रोथ्रोम्बिन में टूटता है, फिर थ्रोम्बिन में, फिर फाइब्रो है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन होगा, फिर थ्रोम्बिन होगा, फिर फैब्रिनोजेन होगा, फिर फैब्रिन होगा, ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये, चौथा। तो फैब्रिन भी पूछेगा तो यही है, क्लॉटिंग का ही काम करेगा, और प्रोथ्रोम्बिन भी जो है आपका क्लॉटिंग का ही काम करता है, ठीक। ब्लड का थक्का बनता है कौन, क्या करता है, आपका फैब्रिन करता है, जो कि रेशेदार प्रोटीन है। तो सेम चीज़ है, प्रोथ्रोम्बिन बोलेगा, फैब्रिनोजेन बोलेगा या फैब्रिन, सभी का काम ही है आपका ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्रेक होता जाता है। तो कुल मिलाकर बातें क्या है कि सभी का काम है रक्त का थक्का बनाना। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, तो क्या, निर्वात में ही होता है, ठीक है। मुक्त रूप से गिरना निर्वात में ही संभव है। जैसे अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है, कैसा, शून्य महसूस करता है। शून्य वजन होने की शर्त क्या हो सकती है, वो अंतरिक्ष में हो सकता है, निर्वात में हो सकता है, जब वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो, जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक हो। तो केसेस क्या क्या बनेगा, जब वस्तु पृथ्वी के केंद्र में हो तब भी क्या होगा, शून्य होगा, जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक हो जाए तब भी ये क्या होगा, शून्य होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ यहाँ दाब बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है ना, फॉर्मूला रख लीजिएगा। दाब बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, और मास प्रति यूनिट वॉल्यूम होता है घनत्व, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ये भी रख के रखिएगा। उसी को यहाँ पूछ लिया है, मास प्रति यूनिट, है ना, मास
पर यूनिट यहाँ पे जो बोला गया है मास पर वॉल्यूम को या पास प्रति यूनिट वॉल्यूम है ना, उसी को इसमें क्या क्या कहा गया, घनत्व कहा गया एक्चुअली। फिर क्या है कि घनत्व इक्वल टू होता है क्या, मास, अगर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, अभी मैंने बताया। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो बाष्पीकरण की दर क्या हो, घटेगी, सीधी सी बात है। जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो बाष्पीकरण जो होता है वो घटेगा। ठोस के पिघलने के दौरान तापमान में क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बर्फ़ को अगर यहाँ से, और ये बर्फ़ जो है ये पिघलेगा, यहाँ से अगर ये पिघलेगा और मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस हो तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा जब पिघलेगा तब भी, ठीक ठीक। फिर क्या सवाल है कि अच्छा ये कारण होता है क्या है, ये ऐसा कारण अपरिवर्तित रहने का कारण है गुप्त ऊष्मा के कारण, ये भी ध्यान रखना है। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 डिग्री जो है आप जोड़ेंगे केल्विन से, सेल्सियस से केल्विन में अगर जोड़ना है तो 273 जोड़ेंगे केल्विन हिस्सा से, है ना। और अगर केल्विन से सेल्सियस में करना हो तो आप 273 घटा देंगे। उससे भी बेहतर फार्मूला ये रट के रखिएगा, CY100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273 बटा आपका 100। तो इसी से यहाँ पे बन रहा था 273 जोड़ने पर आपका क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 273 अगर मान लिया यहाँ पे घटा रहे तो सेल्सियस में होगा। तो अगर उससे नहीं आता तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी आप ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, और 0 डिग्री आर न्यूमन के बराबर होता है जिसपे वाटर फ्रीज होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन इक्वल टू 80 डिग्री न्यूमन होता है, जो कि वाटर बॉयल का काम करता है, मतलब वाटर इस पर बॉयल होगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। और समुद्र में विस्फोट होने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव अर्थात अनुदैर्घ्य। तो तल पे यहाँ पे पूछा है, तल पे पूछेगा तो क्या होगा, ट्रांसवर्स। अगर समुद्र के अंदर होगा तो लॉन्गिट्यूडनल, तल पे होगा तो ट्रांसवर्स, अंदर होगा तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य, ठीक है। ध्वनि गति की, ठीक है, ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगाएगा। अगर ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि तरंग जो है 7 किलोमीटर जो है की यात्रा कर रहा है तो समय क्या होगा, सिंपल है, समय इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू जो होता है आपका समय पूछा है ना, तो समय इक्वल टू समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। अब यहाँ पे दूरी कितना है, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर को मीटर में बताया 7000 होगा, और यहाँ पे 700 स्पीड जो है 700 मीटर पर सेकंड है। जब इसको कटेगा तो क्या आएगा, 10 सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अब एक पीरियोडिक टेबल से महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या बन सकता है। देखिए, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, 63। डोबेनियर ने अगर बात करें, डोबेनियर ने कौन सा रूल दिया था, ट्राइड रूल्स दिया था, कब, 1829 में, और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या का कोई अता पता नहीं था, ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है बारी न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स कब आता है, 1863 में इन्होंने अपना एक ऑक्टेट रूल्स दिया था। इनके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या जो था आपका न्यूलैंड्स के समय 56 था, तो 56 था न्यूलैंड्स के समय, मेंडलीव के 63 थे। न्यूलैंड्स की तालिका अगर देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूलैंड्स वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है पीरियोडिक टेबल का एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए न्यूलैंड के समय की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो तालिका कहाँ पर समाप्त हो जाती है, इनकी जो समाप्त हो जाती है थोरियम पे समाप्त हो जाती है, और न्यूलैंड्स के जो नियम था किस तत्व तक ही लागू होता है, वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, याद रखिएगा। फिर बात अगर कर ले न्यूलैंड्स की तालिका में हैलोजन के साथ किसको रखा गया था, कोबाल्ट तथा निकल को रखा गया था, और कोबाल्ट को क्या कहते हैं, स्मेल्टाइट कहते हैं। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले गुण के बराबर था, ये न्यूलैंड्स का ही था, न्यूलैंड्स का ही था, हर पहले, ठीक है, हर 8वें तत्व के गुण पहले गुण के समान होता है न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स की तालिका में हैलोजन को किसके साथ रखा गया था, कोबाल्ट निकल के साथ। न्यूलैंड्स का नियम किस तत्व तक लागू हुआ, कैल्शियम तक, और अंतिम तत्व थोरियम था, ये सारे बात याद रखिए। अब बारी आता था मेंडलीव का, है ना। मेंडलीव ने कब ये नियम दिया था, 1869 में, एटॉमिक वेट पे आधारित था। चाहे वो इसके पहले क्या था, न्यूलैंड्स का, इसके पहले था डोबेनियर का, सभी का जो था
परमाणु भार पर ही आधारित था। परमाणु जो था वो भार पर ही आधारित था, एटॉमिक वेट के आधार पर ही तत्वों को सजाया था। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। लेकिन जब मोसले साहब आते हैं, आधुनिक आवर्त की जो आधुनिक जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देते हैं, मोसले देते हैं, इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया था और इनके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी। ठीक है, तो न्यूलैंड्स 56, मेंडलीव 63 और मोसले 114 याद रखिएगा। फिर हो रहा है किसके द्वारा तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, मेंडलीव। और इनके समय आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को बाद में जोड़ा था। इनके आवर्त सारणी में जो था स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोसले ने दिया था। अब अगर इनके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इनके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, वर्गों की संख्या 18 थी और जो पीरियड का आवर्तों की संख्या कितनी थी, 7 थी, वर्गों की संख्या 18 थी। आवर्त इस से जो भी 7 था है ना, 1 2 3 4 5 6 ये आवर्त था। और इस से जो था 18 जो था, 1 2 3 4 18 तक, ठीक है, 18 तक जो था आपका क्या था, वर्ग था, खड़ा जो वर्टिकल लाइन थी। एका एल्युमिनियम का आधुनिक नाम है क्या, गैलियम। एका बोरोन का है स्कैंडियम और एका सिलिकॉन का आधुनिक नाम है जर्मेनियम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। एका एल्युमिनियम, गैलियम, बोरोन, स्कैंडियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम। फिर क्या देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या होता है, घटता है। जब आप यहाँ पे देखेंगे सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे, है ना, तो देखिएगा अगर सोडियम की बात करते हैं तो अगर ये कौन सा वर्ग में आता है ना, पहले ये जानिए। तो यहाँ पे आता है आपका पहला, फर्स्ट ग्रुप जो होता है, पहला ग्रुप में आता है ये, पहला ग्रुप में आता है आपका सोडियम। इसको ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट ग्रुप में आता है आपका क्या, सोडियम। और यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो इस 17वें ग्रुप में आता है, ये पहले ग्रुप में आता है कौन, आपका क्लोरीन। अब देखिए यहाँ से जा रहा है ना इधर, क्या आपका लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया, लेफ्ट से एटॉमिक जो रेडियस होता है वो क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ये घटता है, ये घटता है। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक जो है, यहाँ पे दिया हुआ एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है और इधर जाने पे घटता है, जबकि इधर आने पे ये बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी देखिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, इस से याद रखिएगा। चलिए, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, क्योंकि यह दहन को सपोर्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन हो या आर्गन हो, यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं करता, नाइट्रोजन या आर्गन, किसका ज़्यादा जीवन काल होता है, ये भी याद रखिएगा। ये सवाल आ सकता है कि नाइट्रोजन और अगर आर्गन में पूछा जाए तो नाइट्रोजन का जीवन काल ज़्यादा होता है आर्गन से, उससे भी ज़्यादा होता है। आप आर्गन और निर्वात में भी सबसे ज़्यादा होता है आर्गन का, और निर्वात और हवा में भी सबसे ज़्यादा होता है निर्वात का। तो क्रम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का, फिर उसके सेकंड नंबर पे आर्गन का, फिर निर्वात और हवा। ठीक है, तो बल्ब में सबसे ज़्यादा अगर कोई बेस्ट अगर हो सकता है तो वो नाइट्रोजन हो सकता है, दूसरे नंबर अक्रिय गैस में आर्गन भरा जाता है। ठीक, फास्फोरस की परमाणुकता होती क्या है, फास्फोरस की परमाणुकता फर्स्ट ऑप्शन रहे तो चतुर्थ परमाणिक कहिएगा, क्योंकि जो फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस का जो होता है सूत्र होता है वो P4 होता है, और वाइट या येलो फास्फोरस का जो होता है P2 होता है। तो सेकेंड ऑप्शन पे द्विपरमाणिक, चूंकि 2 यहाँ पे तो द्विपरमाणिक, 4 है तो चतुष्परमाणिक, ऐसे करके आप टिक करके आएंगे एग्जाम में। कार्बन की किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, फ्लोरीन या फुटबॉल के समान, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, फिर है कि सोडियम को किस में संग्रहित करके या डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि हवा के संपर्क पे आने पर ये जल उठता है। फास्फोरस को भी जो है आपका पानी में डुबा कर रखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हथेली पर कौन सा धातु मिल जाता है, पोटेशियम। और कौन सा जीव पुनर्जनन और या मुक्कलन के द्वारा प्रजनन करता है, हाइड्रा। ठीक है, केंचुआ कौन सी प्राणी के संग किससे आता है, वो एनालिडा है। शाकाहारी में जो होता है छोटी आंत कैसी होती है, बड़ी होती है, और मांसाहारी में छोटी आंत बड़ी होती है। ओम का नियम आपको पता है, V=IR होता है, नोट कर लीजिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए चौथा आपका यहाँ पे
ये आपका फोर्थ जो है न्यूमेरिकल में इस वीडियो में मैं करा रहा हूँ, है ना। ये चौथा आपका न्यूमेरिकल होने वाला है, क्योंकि चूँकि न्यूमेरिकल से सवाल आते हैं तो इसलिए आप ध्यान रखना है। देखिए 100 वोल्ट के विभवांतर पे किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति कितनी होगी। तो P इक्वल टू वी आई, इसका फार्मूला याद रखिएगा, V इक्वल टू वी आई, है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है, आप इस पर वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। या दूसरा फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है और P इक्वल टू वी स्क्वायर आर भी होता है। तीनों फार्मूला रट लीजिएगा, है ना। ये तीनों फार्मूला पर सवाल बन सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर बट्टा आर, ठीक है। जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, वोल्ट है और आपका शक्ति है, पावर, उसमें आपका रिलेशन है, उस पर अगर सवाल आएगा तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करके देखें, किस कोई तो एक लगेगा और वहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्ट दिया हुआ था, वी दिया हुआ था, एम्पियर आई दिया हुआ था, तो आपको सिंपल तो था, पी तो निकालना था, तो वी आई होता है इसका फार्मूला। तो वी कितना है आपका 100, वी कितना है आपका 100 और आई कितना 6, तो 600 वाट तो आ गया ना आंसर, ठीक है। और सेकंड जो है आपका ये 5वां न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो का करा रहा हूँ, क्या है देखिएगा। 1.5 प्रतिरोध मीन्स कि आर तो यहाँ पे मिल गया है, प्रतिरोध वाले 150 वोल्ट आ गया है, तो प्रतिरोध पर खर्च किया शक्ति पूछा है। मैंने अभी बताया था एक फार्मूला था P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, ये तीसरा फार्मूला था। एक था P इक्वल टू वी आई था, सेकेंड फार्मूला था आपका P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, ये थर्ड फार्मूला, रट लीजिएगा सवाल आएगा। तो वॉल्यूम का अगर आप देख सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे V दिया हुआ है, आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे। फिर आपका क्या है, प्रतिरोध 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ, जब इसको काटेंगे वैल्यू तो 1500 वाट आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिएगा 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध क्या होगा, ये अधिक होगा। मीन्स कि इसका ट्रिक है कि जितना कम वोल्ट, यहाँ पे अगर दो समान वोल्टेज की अगर बात की जाए तो जिसका कम वोल्ट होगा उसका जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए फिर सवाल है कि किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। फिर वही फार्मूला आप लगाइए, मैंने बताया था P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, भी का वैल्यू यहाँ पे 200 वोल्ट दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। 200 मीन्स स्क्वायर है तो 2 बार, और 100 वाट को टिक कीजिएगा, ये कट गया, 2 दूना 400 ओम आ गया आंसर, है ना। तो ये लगा कि आपका छठा न्यूमेरिकल हो गया, 7वां न्यूमेरिकल हो गया। 8वां न्यूमेरिकल देखिएगा, 2.2 किलोवाट तथा 220 वोल्ट के वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। फिर वही फार्मूला आप पुट करिएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना है 220 गुने 220, क्योंकि 2 बार रखना है क्योंकि स्क्वायर है, और 2.2 kg लिखेंगे। 2 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 2.2 किलोवाट होगा। किलोवाट मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, किलोवाट पूछा है ना, तो यहाँ पे 1000 में गुना होगा ना, 1000 में आपका होगा, और ये दशमलव यहाँ जाएगा ही, 3 0 से ये ख़त्म हो गया। और फिर आपका क्या हो गया, 220 वोल्ट था ना, अच्छा ये ख़त्म हो गया तो बच गया 22 ओम आंसर हो गया, ठीक। चलिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो पहले तो फार्मूला गुरुत्वाकर्षण का अगर फोर्स क्या होता है, फार्मूला याद ध्यान रखिएगा। ये आपका गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला F इक्वल टू आकर्षण बल, देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला होता है F इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बट्टे आर स्क्वायर। अब क्या है, तो किस पर निर्भर करता है, तो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, ये दूरी को डिनोट करता है, क्या, ये दूरी को डिनोट करता है। एक तो दूरी पर डिनोट करता है और दूसरा ये क्या है आपका द्रव्यमान के गुणनफल पर डिनोट करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। दोनों बातें, एक तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, दूसरा आपका दूरी पर, ठीक है। अब यहाँ पे जी का वैल्यू देखिएगा क्या है, जी का मान क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। जी का मान होता है यहाँ पे जो कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, यहाँ पे ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और इसका वैल्यू भी आता है एग्जाम में, याद रखिएगा 6.67 × 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए, सवाल है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो समानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणांक के बराबर, है ना। वही फार्मूला पे आधारित था, F इक्वल टू जी
इंटू m1 m2 इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये तो हो रहा है ना, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु के एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, तो उस समानुपाती होता है द्रव्यमान के गुणांक के बराबर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, आयाम से बढ़ती है, आयाम से बढ़ती है या तीव्रता से बढ़ती है ना, आयाम से बढ़ती है या तीव्रता से बढ़ती है। और मैंने अभी बताया था कि तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है। तो अगर सवाल आ जाए कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है, तो एक तो होता है आपका आयाम बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, और दूसरा या तीव्रता भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी बोल सकते हैं। और तीव्रता किस पे निर्भर करता है, आयाम पे। कम दूर या अधिक दूर का आवाज़ को सुनने के लिए क्या होता है, वहाँ पे कम दूर या अधिक दूर से जो आवाज़ आती है वो किस पर निर्भर होता है, वो आयाम पर ही निर्भर होता है या तीव्रता पर ही होता है। पिच क्या होता है, पिच होता है, पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। पिच का मतलब होता है मोटा या पतला आवाज़, आवाज़ कैसा होना चाहिए, पतला या मोटा, तो उसको कहते हैं पिच या आवृत्ति पर निर्भर करता है। और कम या अधिक दूर से जो आवाज़ आती है वो किस पर निर्भर होता है, आयाम पे होता है, जिसको कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, किसने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया था, तो अभी मैंने बताया डोवेनियर हो गया, न्यूलैंड्स हो गया, मेंडलीफ हो गया, इन्होंने परमाणु भार पर सजाया था। और परमाणु संख्या पर कौन, तो मोसले। ठीक है, मोसले जो थे इन्होंने परमाणु संख्या पर दिया था। पहली बार प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, डोवेनियर ने किया था। डोवेनियर ने ज्ञात तत्वों के से केवल कितने त्रिकों को पहचाना था, 3 जो आपके त्रिक थे वो, और 9 ऐसे तत्व थे। 3 त्रिक को पहचाना, 9 तत्वों को सजाया, और ये सिर्फ 9 तत्वों पर ही लागू हुआ। ये 9 तत्वों पर भी लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक त्रिक में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का अंक गणितीय माध्य उस त्रिक में दूसरे द्रव्य के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। किसने कहा था, आपके यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका डोवेनियर जो है, इन्होंने त्रिक जो नियम दिया था ना, डोवेनियर ने जो त्रिक नियम दिया था, ये त्रिक नियम इसी पर आधारित है। ठीक है, चलिए, आवर्त सारणी का गठन किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किसने किया था, ये आवर्त सारणी है तो मोस्ले, आधुनिक आवर्त सारणी है तो अच्छा, आवर्त सारणी तो मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी तो मोस्ले, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड्स की तालिका कहाँ पर समाप्त हो जाती है, थोरियम पर। और न्यूलैंड्स का जो नियम है किस तत्व पर लागू हुआ, सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। न्यूलैंड्स की तालिका में हैलोजन के साथ क्या रखा गया, कोबाल्ट तथा निकल। कोबाल्ट का एस्क होता है स्मिल्टाइट, इसके बारे में भी जिक्र हो भी चुका है। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले गुण के बराबर था, न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स का नियम को क्या कहा जाता है, अष्टक नियम भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फेन प्लवन से क्या सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण होता है, सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किससे होता है, सवाल आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किससे होता है, फेन प्लवन से। और सल्फ्यूरिक अम्ल का निष्कर्षण किससे होता है, संपर्क विधि से। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसके होता है, विद्युत लेपन से। तो ये तीनों बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। एल्युमिनियम विद्युत लेपन, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, और सल्फाइड अयस्क फेन प्लवन से। फिर जलने पर पीला रोशनी देता है कौन, आपका सोडियम जो होता है, जलने पर पीला रोशनी देता है। और सोडियम जो लैंप होता है या स्ट्रीट लैंप जिसको कहते हैं, स्ट्रीट लैंप में ही किसका उपयोग होता है, सोडियम का ही यूज़ होता है, याद रखिएगा। धातु कर्म जिसको कहते हैं मेटालर्जी, ये एक प्रकार की क्या, अयस्क से धातु को निकालने की विधि को कहते हैं मेटालर्जी या धातु कर्म कहते हैं। गैंग किसको कहते हैं, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लक्स किसको कहते हैं, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को कहते हैं फ्लक्स। धातुमल क्या है, गैंग में गैंग एवं फ्लक्स से के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं धातुमल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्लैग। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। तनुकरण का मतलब होता है पतला करना, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना। अम्ल को पतला करना है तो पानी में क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं, तो अम्ल पतला हो जाते हैं, याद रखिएगा। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग का इस्तेमाल होता है। यह एक बहुलक है, एक प्रकार का बहुलक है, उसका नाम क्या है, टेट्रा फ्लोरोइथिलीन होता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं किस पॉलीमर का उपयोग फर्श के टाइल बनाने में उपयोग होता है, पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड का। पहला कृत्रिम रेशा क्या था, नायलॉन था। और पीवीसी की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, आपके इलेक्ट्रिक वायरिंग में, पानी के पाइप में पीवीसी का यूज़ होता है। फिर बात करते हैं मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका की खोज लुवेन हुक ने किया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव के शब्द किसने दिया था, पुरकेंजे ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन स्वान ने दिया था। और कोशिका
भित्ति किस में पाई जाती है? ये केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक है, पादप कोशिका में पाई जाती है, एनिमल में नहीं। पादप की कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। और कवक की जो कोशिका होती है किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है, जो कठोर जटिल शर्करा होता है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है जंतु तथा पादपों दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। और ये बनता किससे है? ये किसका बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली जो बना होता है, जो होता है कोशिका झिल्ली बना होता है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब आते हैं कि अगर मैं बात करूँ सेल में जो होता है लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का क्या काम है? ये एक, इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये एक हरी झिल्ली की बनी होती है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, याद रखिएगा। राइबोसोम जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कोशिका में पाया जाता है, जो कोशिका में पाया जाता है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण यहीं पे होता है, राइबोसोम्स में होता है। इसे पैलेटकन भी कहते हैं, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी इसको कहा जाता है राइबोसोम्स का, ठीक है। अब आते हैं कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह कोशिका का शोषण स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का शोषण स्थल है। डीएनए इसमें पाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें एटीपी जो होता है, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं कि अगर मैं बात करूँ कोशिका में एक होता है तारका जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन का काम करता है, या कोशिका का लोकोमोटरी ऑर्गन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए गए थे। एक बार पूछ लिया गया कि सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन। दूसरा बात पूछ लिया गया कि जो इसका जो है कोशिका का प्रचलन अंगक या लोकोमोटरी ऑर्गन किसको कहते हैं? आपको कहते हैं सेंट्रोसोम को कहते हैं। फिर बात करते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, AR इसमें होता है और RER होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप का होता है, एक तो ACR होता है और दूसरा होता है RER होता है ना। तो फर्स्ट होता है इसमें लिपिड का संश्लेषण होता है। ACR मतलब स्मूथ, एस से स्मूथ होता है, ये होता है स्मूथ, और ये होता है रफ, ROUGH रफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें लिपिड का संश्लेषण होता है, रफ वाले में इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह एक परिवहन अंग है, यह बसा हुआ प्रोटीन का परिवहन करता है, ठीक है, परिवहन करता है, याद रखना है आपको। जिससे कोशिका तथा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, किसके द्वारा? तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, है ना। चलिए अब बात करते हैं लिपिड प्लास्टिड, या जिसको कहते हैं हिंदी में लबक। सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, एक बात तो याद रखिएगा। दूसरी बात कि ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है और ये 3 प्रकार का होता है, ये भी याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम बात करते हैं प्लांट का, है ना, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, तो याद रखिए जो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर प्लांट की बात करते हैं तो जो आपके लीव्स में जो स्टेम में जो पाया जाता है वो कहलाता है जो आपका क्लोरोप्लास्ट। फिर क्रोमोप्लास्ट होता है, ये आपका जो होता है फूल होता है ना, जो आपका फूल देखते हैं, बीज देखते हैं, इसका जो कलर होता है उसमें पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो कि आपका जो जड़ वाला पार्ट होता है वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। लाइकोपिन वर्णक किसमें पाया जाता है? ये टमाटर में पाया जाता है, जिसके कारण लाल होता है। कैरोट में जो गाजर का रंग लाल होता है, किसके कारण? ये कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। टमाटर में लाइकोपिन के कारण, कैरोट में कैरोटीन के कारण, चुकंदर में विटामिन के कारण होता है। तीनों बात ध्यान रखिएगा। पौधे में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन अगर जंतु में पूछा जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब आइए जाइलम जो होता है उसका काम क्या है? पौधे के जड़ से जल तथा खनिज लवण पूरे पौधे में ले जाना इसका काम है। जाइलम का 4 पार्ट्स होता है और ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ये क्या होता है? एक जटिल उत्तक होता है, याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल उत्तक है। इसके भी 4 पार्ट्स है। जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा होता है, उसका 4 पार्ट होता है, याद रखिएगा। फ्लोएम का क्या काम है? पौधे के पत्तियों में जो भोजन बना होता है उसे पूरे शरीर उसके पूरे पार्ट में पहुंचाना पौधे के, उसका काम है फ्लोएम। इसका भी 4 पार्ट होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स या जटिल उत्तक से बना होता है। इसका 4 पार्ट देखिएगा, इसका 4 पार्ट क्या क्या? फ्लोएम का सीप टिप्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है। ये किसके ऊपर होता है? तीत के जो दांत के ऊपर की परत होती है वो इनेमल कहलाता है और शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है ये। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं।
जिसमें इसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों इसको कहते हैं ना, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है। लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम भी पाया जाता है और टैलिन भी पाया जाता है इसमें, है ना। और इसका काम है जीवाणु का भक्षण करना। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका लीवर है। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। डीएनए किसका बोलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। अगर पूछे जाए मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, जिसमें कि 22 जोड़ी आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी होता है लैंगिक गुणसूत्र होता है, ठीक है। कौन सा गुणसूत्र यह तय करता है कि लिंग कौन सा होगा? XY होगा। XY जो होता है लिंग निर्धारित करता है। पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टॉमी। और अगर पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है किससे निकलता है? वृषण से निकलता है और ये मेल में होता है। वृषण किस में होता है? मेल में पाया जाता है। ये दो होता है या एक पेयर में होता है? दो, इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। इससे रहता है, याद रखिए। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, याद रखना है इसको भी। अब आइए ओवरी से, जो फीमेल के ओवरी से जो निकलता है ना, निकलने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेसिन। इनका काम देखेंगे। जो है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये पृष्ठ ग्रंथि से निकलता है। ये स्तन ग्रंथि के विकास और इसमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एस्ट्रोजन जो होता है इसका काम क्या है? जो आपका है फीमेल में एक का निर्धारण करता है, संवर्धन करता है, इसका एक से रिलेटेड हो गया। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? स्तन के वृद्धि से रिलेटेड है। और रिलैक्सेसिन जो होता है आपके जो आपका जो है जब बच्चे जो होता है सर्विक्स होता है उसके सर्विक्स ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चे आसानी से पैदा हों। फिर बात करते हैं पुनरुद्भवन, है ना, रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम होती है किसमें? न्यूरॉन। जो आप देखे होंगे मस्तिष्क में क्या होता है? न्यूरॉन होता है ना। मस्तिष्क में क्या होता है? न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन में रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम होती है। अब न्यूरॉन में भी देखिए महत्वपूर्ण बात है, ये देख रहे होंगे फिगर, आप यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में देख रहे होंगे। तो देखिए न्यूरॉन के फिगर में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकता है। पहली बात है आप देखेंगे सेल बॉडी, जिसको कहते हैं सोमा। सेल बॉडी यहाँ पे देख रहे होंगे जिसको कहते हैं सोमा। द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेंट्स न्यूक्लियस, इसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस जो होता है इट कंटेंट्स, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे कि क्रोमोसोम होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेंड्राइन, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेंड्राइन, ये देख रहे हैं डेंड्राइन, ये क्या आपका डेंड्राइन है। तो डेंड्राइन का काम क्या है? रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व सेल्स, ये नर्व सेल्स से क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। फिर आप देख रहे होंगे एक्सॉन, है ना, एक्सॉन का क्या काम क्या है? ये ट्रांसफर सिग्नल टू द अदर सेल या ऑर्गन, इसका काम है ट्रांसफ़र करना। सीधी सीधी बात, इसका काम है ट्रांसफ़र करना और इसका काम है रिसीव करना। सिग्नल को क्या करेगा? ये रिसीव करेगा, एक तो रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा और ये ट्रांसफ़र करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आते हैं, एक्सॉन का क्या काम है ना, सेल बॉडी का क्या काम है, डेंड्राइन क्या है। और यहाँ पे एक और सवाल क्या बन सकता है? सिनैप्स, है ना, एक सवाल बनता है और क्या है? सिनैप्स। तो देखिए सिनैप्स क्या होता है? आपका दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को कहते हैं सिनैप्स। तो आपका डेंड्राइन, एक्सॉन, सिनैप्स, ये वेरी ये जो तीन जो देख रहे हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल आया भी, सिनैप्स दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं, या गैप को कहते हैं सिनैप्स। एक्सन का काम है ट्रांसफर सिग्नल टू अदर सेल एंड ऑर्गन, ठीक है, और रिसीव सिग्नल फ्रॉम नर्व सेल, डेंड्राइन का काम है। रीजनरेशन की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? देखिए जब बॉडी आप पर एनिमल बॉडी, एक लीवर पाया जाता है, लीवर में होता है, इसमें रीजनरेशन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है ना। और न्यूरॉन में जो होता है, इसमें जो होता है सबसे कम, इसमें क्या होता है? सबसे कम होता है रीजनरेशन की क्षमता। जैविक घड़ी जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, किसको कहते हैं? पिनियल ग्रंथि को कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका मानव ब्रेन में पाया जाता है ना, ये ब्रेन में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, पिनियल ग्लैंड। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। अब आइए ब्रेन के 3 पार्ट के बारे में देखेंगे। ब्रेन का 3 पार्ट होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रल होता है, सेरिबेलम होता है। सेरिब्रम का काम है बुद्धि, याददाश्त, इच्छा शक्ति, इसमें होता है ना। और सेरिब्रल का काम क्या है? आपका ये ब्रेन पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। और लास्ट जो होता है आपका सबसे पिछला भाग जिसको कहते हैं सेरिबेलम, ये शरीर का संतुलन को बनाता है। ये 3 बात ध्यान रखिएगा। अब आइए भावनाओं का नियंत्रण तथा तापमान का
नियमन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है ना। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ब्रेन का अगर जो पार्ट होता है ना, सेरिब्रम का ही जो अग्र भाग है, ब्रेन का आगे वाला पार्ट है, सबसे पहला भाग है, उसी का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। पेसमेकर, ये किसको कहते हैं? पेसमेकर किसको कहते हैं? एसी नोड को कहते हैं, जो कि हृदय में पाया जाता है। एसी नोड होता है कहाँ? दिल की लयबद्ध जो संकुचन गतिविधि को शुरू करने और बनाए रखने का जिम्मेदारी इसी की है, ठीक है। हृदय की धड़कना या धड़कन को नियंत्रित करता है कौन? एसी नोड ही तो करता है ना। चलिए, मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठ का बने होते हैं? ये 4 कोष्ठ के बने होते हैं। मनुष्य के हृदय याद रखिएगा 4 पार्ट के बने होते हैं, 4 कोष्ठ इसमें होता है। जैसे कि आपका मनुष्य का तो हो गया 4। अगर पूछा जाए मछली में, मछली हो गया, शार्क हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, रोहू, कतला और अस्कोलियोडीन, इसमें कितना होता है? इसके हृदय के कोष्ठ की संख्या होती है 2। मेढक हो गया, आपका छिपकली हो गया, सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, इसमें जो होता है 3 होता है। और जिसमें मेढक जो होता है एम्फीबियन होता है, इसमें 3 होता है। हृदय कोष्ठ की संख्या 3 होती है। मगरमच्छ, केचुआ, पक्षी में 4 होता है। तो मनुष्य में भी 4 होता है ना, मनुष्य में तो 4 होता है, उसके बाद मगरमच्छ, केचुआ और इसमें। चलिए, तो हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे घड़ियाल है, घड़ियाल में होता है 3 और मगरमच्छ में होता है 4। दोनों बात ध्यान रखिएगा। रक्त दाब का मापन किससे होता है? स्फिगोमैनोमीटर से होता है। रक्त का पेचमान कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त दाब का मापन स्फिगमोमैनोमीटर से किया जाता है। दोनों सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रिसेप्टर किसको कहा जाता है? ये भी पॉजिटिव को कहा जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। और मनुष्य में ब्लड परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त में क्या पाया जाता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। काम क्या है इसका? ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। इसमें लौह तत्व Fe होता है ना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं हृदय के धमनी के बारे में। हृदय के आर्टरी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसमें शुद्ध, इसमें कैसा रक्त बहता है? तो सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें बहता है। और वेन में कैसा ब्लड होता है? इसमें अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किडनी की अगर मैं बात करूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं वृक्क, इसका अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। और इसकी इकाई जो है नेफ्रॉन है। और इसका काम है रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक जो होता है, सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। डायलिसिस कब किया जाता है? किडनी के खराब होने के कारण होता है डायलिसिस। श्वसन तंत्र की इकाई किसको कहते हैं? कुपिका या एल्वोली को कहते हैं। ये फेफड़ा का पार्ट है, ठीक है, ये फेफड़ा का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। एल्वोल इस से आता है ना, यहाँ पे इस से जाल टाइप का बना होता है, गुच्छा टाइप का बना होता है, इसी को कहते हैं एल्वियोली या कुपिका कहते हैं। जहाँ पे जो होता है आपका CO2 और O2 का क्या होता है? आपका जो होता है एक्सचेंज होता है किसके कारण? आपका डिफ्यूज़न के कारण ना, डिफ्यूज़न के कारण होता है, अर्थात विसरण के कारण होता है इसका आदान प्रदान। फिर आगे बढ़ते हैं। SARS है क्या? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक प्रकार का कोरोना वायरस है, याद रखिएगा। सिलिकोसिस क्या है? खानों में कोयले की खान होता है ना, कोयले के खान में काम करने वाले को ये बीमारी अक्सर हो जाती है, जो कि श्वसन संबंधी होता है, सिलिकोसिस। एल्जाइमर क्या है? मस्तिष्क की बीमारी। इसमें भूलने की रोगी क्या होता है? कोई चीज़ को भूल जाता है, या भूलने की बीमारी या भूलने की रोग कहते हैं एल्जाइमर को। मनुष्य के अक्षय कंकाल की कुल हड्डी कितनी होती है? 80 होती है। मनुष्य में पसलियों की जो संख्या कितनी होती है? पसली की हड्डी जो होती है ना, मनुष्य में पसलियों की संख्या या हड्डी की संख्या कितनी होती है? वो 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, या इसको हिंदी में उरु कहते हैं, या खोखली होती है। और किस कहाँ पे होती है? पैर की होती है, ठीक है। पैर की जो हड्डी होती है, ये ऊपर वाला पैर की हड्डी का जो पार्ट होता है उसको फीमर कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उंगलियों में जो होता है, उंगलियों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, या 28, 14 जोड़ी या 28 होता है। फिर बात करते हैं हाथों में। हाथों में कुल हड्डी कितनी होती है? 30 जोड़ी या 60 होता है। रीढ़ या मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितना होता है? अगर एडल्ट में बात करें 26, बच्चों में होता है 33। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में होती है 22, 14 तो फेस में होता है, और 8 कपाल में होता है। अगर हेड में पूछा जाए, सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। अब ADH क्या है? ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको कहते हैं, या वैसोप्रेन हार्मोन कहते हैं। पुरुष ग्रंथि से ये निकलता है और जल को ही कंट्रोल करता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये क्या काम करता है, क्या होता है? तो इट प्ले
इट प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड पीरियड इन फीमेल। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है, ये ध्यान रखनी है। कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन का मैं बात करूँ, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वासिक्योर, ठीक है, क्वासियोर कोर रोग और मैरस्मस रोग का संबंध किससे, प्रोटीन की कमी से होता है ये रोग। और हाशीमोटो रोग का संबंध ये भी थायराइड से है। तो थायराइड से दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन का संबंध भी थायराइड से, और हाशीमोटो रोग का भी संबंध थायराइड से है। डायबिटीज़ रोग का संबंध अग्नाशय से है। ठीक है, डायबिटीज किसकी कहाँ, अगर डायबिटीज़ की मैं बात करूँ तो इंसुलिन की कमी से होता है। कहाँ से निकलता है, बीटा सेल्स कहाँ से, अग्नाशय से। तो इसलिए जो होता है डायबिटीज़ का संबंध इसी से है। ठीक, मीना माता रोग किसके कारण होता है, पारा के कारण होता है। इटाइटा रोग जो होता है कैडमियम के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण। विल्सन रोग होता है शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने से होता है। एस्बेस्टस रोग का संबंध है वात स्फीति से, जो कि फेफड़ा से संबंधित है। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, निकट दृष्टि के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वर्ण आंत या कलर जो होता है ब्लाइंडनेस कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। रोगी जो होता है लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता। तने का रूपांतरण का जो है, तने का रूपांतरण से उत्पन्न होता है हल्दी और अदरक, हल्दी अदरक आलू प्याज ये सब क्या है, तने से रूपांतरण होता है। इसका ट्रिक यहाँ पे हथकरघी आपने से याद रखिएगा। अब आते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन सी, BC है, विटामिन बी, विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन ED, EK। चलिए अब बात करते हैं कॉलिन कायमा। कॉलिन कायमा क्या है, एक स्थूल कोण उत्तक है। इसका काम है पौधे में लचीलापन प्रदान करना। तो पौधे में लचीलापन प्रदान करता है कॉलिन कायमा, और पौधे में कठोरता या आंतरिक ऊर्जा, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है स्क्लेरन कायमा। दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं एरियोलर टिश्यू। इसका काम क्या है, त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, यह त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, एडिपोज टिश्यू, ये त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है, याद रखना है। ये त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है। और टेंडन जो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ये चारों सवाल इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा। अब आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने स्थापित किया था, RH वाइटेकर ने किया था। ये 5 जो है टाइप याद रखिएगा। 5 क्लास जो किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 नाम याद रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमल। ठीक है, मोनेरा में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म हो गया। प्रोटोजा में हो गया आपका, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, अमीबा, इग्लूइना हो गया आपका। फिर प्लाज्मोडियम भी हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम भी हो गया। फिर आपका प्लांटी में सैवाल मॉस हो गया, ठीक है। फिर फंगस में आपका यहाँ पे फर्न हो गया। फिर आपका एनिमल में तो बाकी सारे एनिमल होते हैं। चलिए, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। फिर बात करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड स्पीसीज। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स जो कि क्या करता है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, उसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। जो रक्त के थक्का में मदद करता है उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, रक्त का थक्का बनना कहलाता है। फैब्रिन कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, और सैवल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। किडनी में बनने वाले पथरी किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। मनुष्य में जो मेरुरज्जु होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी होता है। मनुष्य में कपाल जो होता है या जिसको कहते हैं क्रेनियम, तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। रक्त का थक्का बनना किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। और विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु जिसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है साइनोकावा लामिन है। सोने की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है, ट्रिपोनोसोमा गैमिन्स के कारण होता है। इसका वाहक है सीसी मक्खी, कालाजार होता है लिस्मैनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। और इसका वाहक है आपका बालू मक्खी, सीसी मक्खी बालू मक्खी दोनों ध्यान रखिएगा। पेचिस किस परजीवी के कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोलूटिका के कारण होता है। प्रभावित अंग होता है आंत। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा ये जो ट्रिटियम है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलता है तो ट्रिटियम से ही निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन थे, हेनरिक कैवेंडिश थे।
शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O। D2O को कहते हैं ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड कहा जाता है, जो परमाणु भट्टी में मंडक के रूप में इसका उपयोग होता है। और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन, जो परमाणु भट्टी में मंडक के रूप में इसका उपयोग होता है ना, न्यूट्रॉन का भी और इसका जो D2O का भी, इसका भी होता है। चलिए फिर बात करें पीएच स्केल। इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का मान होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 से कम होता है तो अम्ल, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार, और 7 होता है तो उदासीन, जिसको शुद्ध जल कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ऊर्जा का 100% प्रवाह का नियम किसने दिया था? लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, ये भी लिंडेमान साहब ने कहा था। हृदय की मांसपेशियाँ कहाँ पर, मतलब कहाँ पर मजबूत होती है? वेंट्रिकल में। हृदय की मांसपेशियाँ कहाँ पे मजबूत होती है? वेंट्रिकल में, जिसको नीले कहते हैं। सबसे ज़्यादा बायां नीले, है ना। हृदय की मांसपेशियाँ कहाँ पे मजबूत होती है? तो नीले में होती है। और नीले में भी कौन सा नीले? तो बायां जो नीले होता है आपका, लेफ्ट वाला नीले जो होता है, एक ऑरिकल होता है, वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल की बात हो रही है ना। अब आते हैं यहाँ पे हृदय। हृदय की कितनी परतें होती है? 2 परतें होती है। एक तो पेरिकार्डियम कहते हैं, दूसरा एंडोकार्डियम कहते हैं। और इन दोनों के बीच की मांसपेशियों को मायोकार्डियम कहते हैं। इन दोनों के बीच जो होता है, आप देखते होंगे हृदय की जो परत होती है, 2 आपके होते हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम होते हैं। इन दोनों के बीच में भी होता है क्या? मायोकार्डियम। अब हृदय को दो भाग में जो अलग करता है उसे कहते हैं सेप्टम, है ना। हृदय को 2 भाग में जो अलग करता है उसको कहते हैं सेप्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हृदय, अब यहाँ से देखिए और सवाल, हृदय से क्या क्या बन सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हृदय का कौन सा हिस्सा ब्लड को पूरे शरीर में पहुँचाता है? तो अरोटा, जिसको कहते हैं महाधमनी, है ना। जो महाधमनी है ये क्या करता है? पूरे ब्लड को शरीर में पहुँचाता है। हृदय का कौन सा हिस्सा? तो हृदय का जो है आपका महाधमनी जो है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। याद रखिएगा। शुद्ध रक्त किस में बहता है? आर्टरी या धमनी में बहता है। और अपवाद के रूप में होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त तो बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है अपवाद के रूप में होता है, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ठीक है, क्योंकि फुफ्फुस धमनी में क्या होता है ना, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। मतलब हृदय का कौन सा हिस्सा ब्लड को दाहिने नीले से फेफड़े में पहुंचाता है? दाहिने नीले से जो जो फेफड़े में पहुंचाता है, नीले से फेफड़े में पहुंचाता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यह अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। नाम से जैसे यहाँ पे फुफ्फुस धमनी दिख रहे हैं, यहाँ धमनी का तो काम था कि आपका शुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जब ऐसे बोल देगा तो अशुद्ध रक्त बोलिएगा। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? सिरा में बहता है, अपवाद में पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस सिरा। सेम इसी तरह इसमें भी होता है। जैसे कि आपका शुद्ध रक्त तो बहता है वेन में, लेकिन जैसे पल्मोनरी लग जाएगा या फुफ्फुस सिरा कहेंगे तो वो क्या करेगा? शुद्ध रक्त ले जाता है। ये क्या करता है? फेफड़ा से बाएं आलिंद में ब्लड को ले जाता है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। श्वसन में कितनी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा होता है, ऊष्मा उत्पन्न होना, है ना। 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होता है। 2 तरह का होता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ये कैसा होता है? कैटाबोलिक अभिक्रिया होती है। एक तो ऑक्सीकरण होता है, दूसरा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, तीसरा कैटाबोलिक अभिक्रिया होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। स्तनधारी में श्वसन अंग को क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। कीट में श्वसन अंग को ट्रैकिया कहते हैं या श्वास नली कहते हैं। मछली या जलीय जीव के श्वसन अंग को कहते हैं गिल्स कहते हैं या क्लोम कहते हैं या फिर गलफड़ा भी कहते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिएगा, मेढक का श्वसन अंग को कहते हैं त्वचा कहते हैं। जमीन पर जब रहेगा मेढक तो फेफड़ा से सांस लेगा, अगर जमीन के अंदर रहेगा तो ये त्वचा से सांस लेता है ना। मछली में तो आपने देख लिया गिल्स, क्लोम या गलफड़ा जिसको कहते हैं। मेढक के बच्चे को टेटबॉल कहते हैं, इसका श्वसन अंग होता है गिल्स। इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखिए मेढक का श्वसन अंग तो त्वचा होता है। त्वचा कब? जब जमीन के अंदर रहेगा। फेफड़ा से सांस लेगा जब जमीन पर होगा। लेकिन जब इसके बच्चे होंगे ना ये गिल्स से सांस लेता है, मछली की तरह ये काम करता है। ठीक है, स्वच्छावास जिसको ब्रीथिंग कहते हैं, इसका मतलब होता है सांस लेने एवं बाहर छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। अब जब आप इसमें भी ब्रीदिंग में क्या होता है? 2 पार्ट होता है। एक तो श्वास लेना होता है, अंदर लेना, निश्वासन, जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं। नाइट्रोजन आप जब लेते हैं, सांस लेते तो नाइट्रोजन कितना लेते हैं आप शरीर के अंदर? 78%। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। CO2 कितना लेते हैं? 0.03% लेते हैं। लेकिन जब आप इसको बाहर छोड़ते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं तो जितना नाइट्रोजन उतना तो छोड़ देते हैं आप, जितना ऑक्सीजन उतना भी
जितना ऑक्सीजन है वो नहीं छोड़ते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 17% छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना लेते हैं उससे ज़्यादा छोड़ते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन जो होता है जितना लिया उतना छोड़ा, ऑक्सीजन का काम यूज़ होता है इसलिए 17% आपने छोड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जितना लिया उससे थोड़ा ज़्यादा ही आप यहाँ पे छोड़ते हैं। चलिए, एनालिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? जो आपका हो गया केंचुआ हो गया, एनालिडा जो होता है फाइलम में आते हैं। ऑर्थोपोडा जो होता है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन आते हैं? तिलचट्टा मक्खी आते हैं। तिलचट्टा में हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 13 होते हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा हृदय ये जो होता है तिलचट्टा का होता है। तिलचट्टे के उत्सर्जी अंग को क्या कहा जाता है? मैलपिगियन नालिकाएं इसको कहते हैं, याद रखिए। मैलपिगियन ट्यूब कहा जाता है इंग्लिश में। केचुआ के उत्सर्जन अंग को कहा जाता है, देखिए तिलचट्टे के उत्सर्जन अंग को मैलपिगिया ट्यूब कहा जाता है, और केचुए के जो उत्सर्जन अंग को कहा जाता है ब्रिक कहा जाता है, नेफ्रिडिया कहा जाता है। दोनों बात, तिलचट्टे को मैकपिलियन जो होता है नलिकाएं, और केंचुआ का नेफ्रिडिया। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है, और ये सीडोपोडिया के द्वारा, इसका लोकोमोटरी जो ऑर्गन होता है सीडोपोडिया होता है, या भोजन सीडोपोडिया के द्वारा या कूटपात के द्वारा क्रिया करता है। ये हाइड्रा में कैसा प्रजनन होता है? ये मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में मुकुलन की तरह, अमीबा में आपका जो होता है विखंडन के द्वारा। ईस्ट तथा शैवाल में भी ईस्ट एवं शैवाल में प्रजनन कैसे होता है? विखंडन के द्वारा। तो द्विखंडन, विखंडन, मुकुलन, ये 3 बात याद रखें। ईस्ट तथा शैवाल की अगर मैं बात करूँ तो विखंडन से, अमीबा द्विखंडन, हाइड्रा मुकुलन। ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या कोई परिवर्तन होता है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो 0 डिग्री सेल्सियस होगा उसका तापमान, बर्फ का। अगर एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? लगभग 100 सेंटीमीटर लगभग। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद जो है एकमात्र अधातु कौन है? हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन जो होता है आपका एकमात्र धातु है। जैसे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हेलिना, रफ से करो फरियाद वाले ट्रिक पे याद रखिएगा। लिथियम होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मोसले के द्वारा। तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने सजाया था। वर्गों की संख्या इन्होंने 18 रखा, और तत्व जो आवर्त हैं वो 7 थे, ठीक है। चलिए, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया? परमाणु भार पे। इनके अनुसार वर्ग की संख्या 9 थी, आवर्त की संख्या 7 थी। फिर आगे बढ़ते हैं। हैलोजन ग्रुप के तत्वों में अधिकतम आयनन ऊर्जा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। हैलोजन ग्रुप के तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। हैलोजन तत्व के आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 17 में रखा गया। हैलोजन ग्रुप में शामिल तत्व कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिनिन, ठीक है। और ये दोनों जो कैसे होते हैं? ये दोनों ठोस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन पे। पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण क्या है? कोहेसन के कारण। कोहेसन जिसको कहते हैं सहसंजक बल के कारण होता है। एक ही पदार्थ के बीच में लगने वाले, एक ही पदार्थ के अणु के बीच में लगने वाले बल को कहते हैं सहसंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और दो अलग अलग पदार्थ के बीच में लगने वाले, दो अलग अलग पदार्थ के अणु के बीच में लगने वाले को एडहेसिव फोर्स कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। पानी की ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है क्या? हाइड्रोफोन कहलाता है। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? अणु बन जाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? अणु बन जाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर भी अणु बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2 बन जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नैक्रोम का। नैक्रोम में होता है कि एक्चुअली में प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कम होता है, ठीक है। फिर बात होती है एमओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। एक सवाल पे आता है कि लोहे में जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। लोहे का जंग का जो होता है ना, जंग का फार्मूला होता है Fe3O4 होता है, जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं। एक हाइड्रोजन अणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन जो होता है एक हाइड्रोजन में, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये तो न्यूट्रॉन निकलता है 1 - 1 = 0। फ्लेमिंग के नियम, चलिए फ्लेमिंग के नियम में देखेंगे दाएं और बाएं हस्त नियम। अब देखिए, अंगूठा जो होता है ये बल या गति को बताता है। तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और मध्यमा जो होता है आपका मिडिल फिंगर होता है, ये धारा के प्रवाह को बताता है। ये रिंग फिंगर जो होता है चुंबकीय प्रवाह को बताता है। अंगूठा जो होता है थंब होता है, बल एवं गति को बताता है। ऊर्जा किलोवाट आवर बिजली की इकाई निकालने के लिए, ठीक है, बिजली की इकाई निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करें VIT, मतलब जो होता है आपका
वोल्ट होता है, धारा होता है, जो आपका टाइम होता है उसको 1000 से भाग देंगे तो आपको क्या होता है, आपका बिजली की इकाई इससे निकाली जाती है ना। ये भी एक तरह का आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ओम का नियम, वोल्टेज जो समानुपाती होगा करंट के, ठीक है, वोल्टेज किसका समानुपाती होगा, वोल्टेज समानुपाती होगा करंट के, ठीक है, V = IR होता है, ठीक। तो आपका जो वोल्ट होता है, आपका जो वोल्ट होता है किसका समानुपाती होता है, आपका करंट का। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध क्या होता है, V/I होता है। V और I मीन्स कि वोल्ट और यहाँ पे जो है धारा के बीच होता है, जहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, एक नियतांक होते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान कितना होता है, 0 होता है। P का पावर H का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये अम्लीयता को बताता है। P पे पावर OH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, ये क्षारीयता को बताता है, ठीक। चलिए, P पर पावर H लॉग फार्मूला होता है -log H प्लस होता है। P पर पावर OH का जो फार्मूला होगा, लॉग फार्मूला होगा -log OH माइनस होगा, ठीक है। यदि H प्लस इक्वल टू 10⁻² हो तो pH का मान क्या होगा, 2 होगा। जितना वैल्यू यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2। यदि H प्लस इक्वल टू 10⁻³ हो तो pH मान कितना होगा, 3। यहाँ पे जितना वैल्यू उतना है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं KMNO4 अर्थात जिसको कहते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट कहते हैं, इसका प्रयोग होता है रोगनाशी के रूप में। ईस्ट या तथा मशरूम किसका उदाहरण है, फंगी का उदाहरण है। कांच का नीला रंग कौन प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। कपड़ों पर जंग के दाग जो होते हैं किसके द्वारा हटाए जाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा हटाए जाते हैं। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती मापी जाती है एम्पीयर पर मीटर में। अगर बात करें फिलोसफर उल कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन के कारण होते हैं, विटामिन डी के कारण होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, वहीं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है, आपका पृष्ठ तनाव है। ट्यूबलाइट में जो भरी होती है गैस वो कौन सी होती है, आपके कम दाब पर पारा की बस भरी होती है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई होता है, तो अस्थाई होता है S2 होता है, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, याद रखिएगा। मीन्स कि बाह्यतम कक्षा में अगर आपका बाह्यतम कक्षा में जो 8, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप कंप्लीट करता है, वैसे तत्व को आप अस्थाई उसके कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका अस्थाई होता है ना। जैसे जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो क्या होते हैं, वो अस्थाई होते हैं। चलिए, फिर बात करते हैं वास्तविक रूप से एक्सरे होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। एक्सरे क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। एक्सरे की खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था। -40°C कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है ना। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। निषेचन अगर मैं बात करूँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ओविडक्ट में होता है। एल्युमिनियम धातु किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से। आयोडीन युक्त नमक उपयोग होता है, क्यों, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दांत कौन सा होता है, कृंतक दांत, जिसको इंसिजर कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान कहाँ पे होता है, ब्रेन में, तो आपका सेरिब्रम में पार्ट होता है। मुख से निकली लार पाचन करती है किसका, मंड या स्टार्च का करता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर किस आधार पे, मतलब ट्रांसफार्मर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, फ्राडे ने दिया था। और ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाता है, गलनांक बिंदु के कारण। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, पुरुषों में कितने अंडकोश या टेस्टिस होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इस से होता है 2 टेस्टिस होते हैं, याद रखिएगा। फिर बात करें भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलॉम। वही बात करें पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg है, देखिए फिर से एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे। ये लगभग 10वां ऐसा सवाल होगा इस पूरे वीडियो 500 क्वेश्चन में। 10-12 ऐसे आपके लिए न्यूमेरिकल सवाल थे, जो उसको देख लीजिएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है आपका 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो भार पूछे ना, W फार्मूला का तो mg होता है। आपका 10 kg तो मास हो गया, और जो पृथ्वी पर अगर मैं बात करूं, g का मान कितना 9.8 होता है। g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 जो होता है न्यूटन होगा आंसर। एल्डिहाइड क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है।
आम को पकाने के लिए किसका उपयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड का होता है। चलिए, अगर मैं बात करूँ सोल्डरिंग का, सोल्डर जो सोल्डर में होता है किसका, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? टीन तथा लेड का होता है मिश्र धातु। बाइल, बाइल कहाँ से स्रावित होता है? जो बाइल होता है आपका जिसको कहते हैं पित्त, है ना, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? उच्च तापमान के मापन के लिए होता है। शुष्क सेल में देखिएगा, जो ड्राई सेल होता है, जो प्राइमरी सेल होता है, उसमें एनोड बना होता है ग्रेफाइट का होता है, या जिसको कार्बन छड़ कहते हैं, और कैथोड जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। और ये अगर मैं बात करूँ इसका विद्युत अपघट होता है तनु H2SO4 होता है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी को मापा किसके जाता जो मापा जाता है गाइगर मूलर एंड काउंटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। दोनों बात ध्यान रखना है आपको। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, CaOCl। ठीक है, CaOCl का आपका CaOCl का होल 2 याद रखिएगा, CaOCl का होल 2, CaOCl का होल 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे, पेयजल में रोगाणु नाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? क्लोरीन का। आइंस्टीन का, ठीक है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? E=mc² होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी या बुझा चूना, चूने का पानी या बुझा चूना क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। CaSO4 का होल 2, CaOH का होल 2 कहलाता है। और CO को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, चलिए, गलसुआ जिसको कहते हैं मम्स, एक विषाणु जनित रोग है जो सूजन पैदा करता है किसको? तो कर्णपुर ग्रंथि को, पेट्रोइड ग्लैंड को ये सूजन करता है। ठीक है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, घंटा रहे तो ऊर्जा का करेगा, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, सरफेस टेंशन पर काम करता है। क्रायोजेनिक जो होता है किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? निम्न तापमान का जो अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक के द्वारा। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी है, उस पर हरे रंग किसका? हरे कार्बोनेट की परत जम गई, वो धातु कैसा? तांबा। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट होते हैं सल्फोनेट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे थे, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा बनता है। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु जिंक कॉपर निकल। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाता है प्लाज्मा। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा भी होता है बोस्ट आइंस्टीन। ठीक है, बोस्ट आइंस्टीन। लैम्बर्ट, ठीक है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रदीप्ति से है। डेसिबल इकाई ध्वनि की तीव्रता के लिए है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है ये। अगर मैं बात करूँ तो एल्युमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं आपके? इसके जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, इसके जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं आपके? एम्फोटोरिक होते हैं, है ना। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटोरिक होते हैं। चलिए, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहा जाता है गैंग। ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। ठीक है, और आपका पारा भी क्या है? ये धातु है, लेकिन ये भी क्या होता है? ये भी द्रव की अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये धातु है। और यह धातु जो कि द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे गैलियम पारा हो गया, है ना। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है आपका CO और NO2, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस का मिश्र धातु है प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस का मिश्रण है CO और H2। TNG क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, इसका उपयोग डायनामाइट बनाने में होता है ना, विस्फोटक बनाने में होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। इसका रासायनिक जो नाम होता है ये भी याद रखिए RDX का, साइक्लोट्राई मिथाइल एथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन होता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। पीले फास्फोरस को किसमें डुबा कर रखा जाता है? जल में। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है तरंगदैर्घ्य बराबर जो होता है आपका आवृत्ति इंटू जो होता है तरंग चाल बराबर होता है। ठीक है, तरंग की चाल बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा, है ना। तरंगदैर्घ्य होता है, रख लीजिएगा, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस सवाल है, लगभग 12-13 ऐसे सवाल मैंने आपको करा दिए।
बल का जो होता है डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 होता है, F=m/a होता है ना, जिसका m होता है आपका, m हो गया आपका kg हो गया, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यहीं से बनता है kg का m होता है, मीटर का l होता है, सेकंड स्क्वायर जब ऊपर में जाता है T-2 होता है, यहीं से आपका डायमेंशनल फार्मूला निकल के आता है। तो गाइस यहाँ पे लगभग सारे सवाल मैंने करा दिए है ना, लगभग 500 के आसपास सवाल था, यहाँ पे 450 सवाल 460 सवाल थे। तो गाइस इसके बाद जो आपका वीडियो होगा उसमें और भी जो बचे क्वेश्चन है, जो थर्ड वाले पार्ट है, वहाँ पे लगभग 500 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और जिनको PDF चाहिए वो PDF ले सकते हैं, आपको यहाँ पे 75 रुपये में आपका साइंस वाली जो है PDF, ठीक है, साइंस स्पेशल की जो PDF है 75 रुपये में 2000 प्लस क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा। कैसे लेना है वीडियो को स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, नंबर दिया हुआ उस नंबर पर आप पेमेंट करके आप ले सकते हैं।